नमस्कार, जय हिंद सभी प्यारे साथियों को। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं प्रोफेसर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म रोजाना विदेशी पे, जहां पे साथी हम लोग पढ़ रहे हैं ये हिस्ट्री भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के साथ क्लास में हमने चर्चा करनी शुरू की थी विदेशी आक्रमण के बारे में, और इसी के बारे में आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और लास्ट हमारा एक विदेशी आक्रमण रह गया था, इसमें आज हम कुछ की कहानी पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से सारे जाएंगे जबरदस्त में और बताएंगे कि 44 साल है। बिल्कुल राम राम सभी को, सबको गुड आफ्टरनून प्यारे साथी। आज की तरफ से और पीछे जो क्लास में कहानी कर रही थी तो वो आपको क्लियर है बताइए। और आज इसी विदेशी आक्रमण में तो हम कहानी करने वाले हैं कुशाणों के बारे में। तो यहाँ पे जो कहानी होगी वो कौन सी होगी, तो यहाँ हम कुशाणों की कहानी करेंगे। जैसे कि कुशाणों की मैं बात करता हूं, इसके बारे में आप लोगों को ये याद होगा इनका मूल स्थान कौन सा था। जैसे कि अगर बात करते हैं कुशाणों के बारे में, इनका मूल स्थान कौन सा था, तो आंसर करेंगे सर ये जो लोग थे ये सारे के सारे पश्चिमी चीन से आए थे। तो क्या थे? तो कैसे आंसर करेंगे सर ये जो कुशाण लोग थे ये सारे के सारे पश्चिमी चीन से आए थे। अगर बात करें कुशाणों के बारे में तो आपको बताएगा ये कुशाणों के जो संस्थापक या फाउंडर माने जाते हैं तो कौन थे? तो कुशाणों के जो फाउंडर थे इनका नाम था वो था कुजुल कफिसस। वैसे कुजुल कफिसस जो है वो कौन थे? तो कुशाणों के शासक हुआ करते थे। इसी व्यक्ति के बाद जो है इसकी न्यूज़ आती है। अगर याद रखना कुशाणों के जो लोग थे ये सारे के सारे पश्चिमी चीन से आने का काम करते हैं। जैसे अगर बात करें इस कुजुल कफिसस के बारे में तो इसने भारत के अंदर जो है सिक्के चलाए थे। और इसने भारत के अंदर कौन से सिक्कों का प्रचलन किया? तो आंसर करेंगे सर इसने तांबे के सिक्के चलाए। वैसे याद रखेंगे कि इसने भारत के अंदर तांबे के सिक्के चलाए जारी की। ये बात आपको कुजुल कफिसस के बारे में याद रखनी होगी। यही कहलाता है कुशाण का शासक। वैसे कुजुल कफिसस के बाद इसका बेटा भी हुआ। अगर बात करें इस बेटे के बारे में तो इस बेटे का नाम था वो था विम कफिसस। तो इसका बेटा कौन हुआ? तो आंसर करेंगे इसके बेटे का नाम था विम कफिसस। वैसे विम कफिसस की बात करूं तो याद रखेंगे इस विम कफिसस ने क्या काम किया था? तो सर ये विम कफिसस नाम का व्यक्ति था। इसके बाद जो है भारत के अंदर तांबे व सोने के सिक्के चलाए गए। इसने बेटा तांबे व स्वर्ण के सिक्के थे। स्वर्ण सिक्के जारी किए। तो सोने के सिक्के जारी करने वाली पहला प्रस्ताव नोट डाल के साथ ये बात लिखें आप लोग यहाँ पे। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला वंश, सोने के सिक्के जारी किए। तो किस वंश के द्वारा भारत में सबसे पहली बार सोने के सिक्के जारी किए? तो आप आंसर करेंगे ये काम जो है कुशाण वंश ने किया था। किसने किया? तो आंसर करेंगे भारत में सबसे पहली बार जो है ना वो फिर नाम अजीब है तो दो तीन बार पढ़ना पड़ेगा। दो तीन बार नाम से आपको याद नहीं करना। याद तब आपको नहीं पढ़ना होता है। आपको बस ये देना है, आपको ऑप्शन में नाम दे दे तब आपका दिमाग उसी को क्लिक करता नहीं करता। इतना आपको नहीं करना। आपको याद नहीं करना, बस आपको इनको दिमाग में रखना है। तो सोने के सिक्के भारत में सबसे पहली बार कुशाण ने जारी किया। अगर बात करें इस वंश के बारे में तो सबसे महान शासक, तो इस वंश में सबसे महान शासक कौन था? तो आप आंसर करेंगे इस वंश का सबसे महान शासक उसका नाम था कनिष्क। कौन था? तो आप लोग आंसर करेंगे इस वंश का सबसे महान शासक होगा इसका नाम था कनिष्क। तो आंसर करेंगे इस वंश में सबसे महान जो था वो कनिष्क हुआ करता था। अगर इस कनिष्क की मैं बात करता हूं याद रखेंगे कनिष्क का टाइम पीरियड 28 से होता है। 28 से 105 ईस्वी तक का टाइम पीरियड है वो कनिष्क का। और ये कनिष्क की बात आती है याद रखेंगे इसका राज्याभिषेक जो है 28 में हुआ था। तो 28 में इसका कोरोनेशन या राज्याभिषेक हुआ। अगर बात करें कनिष्क की तो इसका 28 में राज्याभिषेक हुआ था तो इसी के द्वारा शासक संवत की शुरुआत की जाती है। तो 28 में इसने किसकी शुरुआत की? तो इसने शासक संवत की शुरुआत की। तो याद रखना 28 में इसने शासक संवत की शुरुआत की। ये शासक संवत क्या है? तो यही है भारत का राष्ट्रीय पंचांग। वैसे क्या है भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो आप आंसर करेंगे सर भारत का राष्ट्रीय पंचांग वो शासक संवत की शुरुआत किसके द्वारा की? तो वो कनिष्क के द्वारा की। तो ये बात आपको कनिष्क के बारे में याद रखनी होगी। अब जो सारी कहानी पढ़नी होगी वो कनिष्क के बारे में बात करेंगे। साथ ही याद रखेंगे कनिष्क के बारे में कि इसने कनिष्कपुर नामक शहर बसाया। इसने बेटा कनिष्कपुर नामक शहर बसाया। तो क्या करेंगे कौन सा शहर था? तो आंसर करेंगे कनिष्कपुर नाम का शहर था। तो कनिष्कपुर नामक शहर जो है कहां से था? तो आप आंसर करेंगे ये जो कश्मीर के अंदर कनिष्कपुर नाम होता है तो ये कश्मीर में है। अगर बात करें इसकी कैपिटल राजधानी के बारे में तो साथी इसकी राजधानी जो थी वो दो थी। इसकी एक राजधानी जो थी वो थी मथुरा और इसकी दूसरी जो राजधानी इसका नाम था पेशावर। और ये पेशावर जो है इसी को आप लोग पहले कुरुक्षपुर के नाम से जानते थे। इसका पुराना नाम क्या था? तो आंसर करेंगे इसका पुराना नाम कुरुक्षपुर था। मतलब इसकी पहली राजधानी दूसरी राजधानी पेशावर थी, आपको याद रखना होगा। अगर बात करें आपके कनिष्क नाम की व्यक्ति को याद रखेंगे इसके समय में हुई थी चौथी बौद्ध महासंधि थी। तो दोस्त याद रखेंगे चौथी बौद्ध महासंधि थी। तो चौथी बौद्ध महासंधि जो वो आपकी पहली सदी के अंदर हुई थी। इसी को आप लोग बोलते हो या इसी को आप कैसे बोलेंगे? पहली बौद्ध महासंधि हुई थी किस स्थान पर हुई थी? उस जगह का नाम क्या था? तो आंसर करेंगे सही हुई थी कुंडलवन के अंदर। वैसे ये कुंडलवन काफी हमारा तो आंसर करेंगे सही कश्मीर के अंदर है। और याद रखेंगे जब ये कश्मीर के अंदर आपकी चौथी बौद्ध महासंधि हुई थी तो इस बौद्ध महासंधि में काम क्या हुआ? क्या कार्य किया गया? तो वैसे अंदर था इसके अंदर जो कार्य हुआ था वो ये हुआ था बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। इस समिति के अंदर बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ और जब बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ तो एक भाग आया हीनयान और दूसरा भाग आया तो महायान। और इनके बारे में हमने सारी बातें कर ली थी। हमने बौद्ध धर्म का तो जितना याद रखेंगे चौथी बौद्ध महासंधि जो है वो कनिष्क के समय में हुई। अगर बात याद रखेंगे इसके समय में मूर्ति कला का विकास हुआ। कनिष्क के समय में मूर्ति कला का सर्वाधिक विकास हुआ। तो मूर्ति कला का सबसे ज्यादा विकास हुआ था किसके समय हुआ? तो सर वो कनिष्क के समय में हुआ। आपको याद करना होगा। अगर बात करें मूर्तियों की, मूर्तियां बनाने की किसमें कितनी शैलियां थी? तो सर मूर्ति कला की दो शैलियां हुआ करती थी। दो शैलियों की बात करता हूं। इसके अंदर एक शैली का नाम था गांधार शैली, गांधार शैली, और दूसरी शैली थी इसका नाम था मथुरा शैली। इसके समय में मूर्ति बनाने की दो शैलियां हुआ करती थी। एक का नाम गांधार शैली था और दूसरी का नाम मथुरा शैली था। इन्हीं दोनों के अंदर मूर्तियां जो है वो हमारे भारत देश के अंदर स्थापित की जाती थी। अगर बात करें इसके बारे में इसने चीनी शासक पान चाव को पराजित किया। तो याद रखेंगे इस ये जो व्यक्ति था इसने पान चाव को पराजित किया। तो पहले याद होगी कि चीनी शासक का पान चाव को पराजित करने का काम किया किसने? तो आप आंसर करेंगे सर इस कृष्ण ने। ये सारी बातें इसके बारे में दोस्त आप याद रखेंगे। तो यहां तक की बात क्लियर हुई आपको? बताएंगे यहां तक की सारी बात क्लियर हुई। यहां तक की सारी बात क्लियर हुई। साथी बताएंगे आप लोग ये बातें सारी बोल रहे हैं। चलिए अब एक बात को याद रखना, कनिष्क की जो बात करते हैं तो इसने भी सूर्य स्वर्ण के जारी किए। कनिष्क ने तो कौन सी जारी किए? तो सर इस कनिष्क ने सूर्य स्वर्ण के जारी किए। और याद रखना इसके समय में दो बौद्ध भिक्षु भी रहते थे। इसके समय में दो बौद्ध भिक्षु रहते थे। दो बौद्ध भिक्षुओं में एक का नाम था वसुमित्र, दूसरे का नाम था अशोक घोष। ये दोनों बौद्ध भिक्षु के शासक में थे। तो आंसर करेंगे दोनों कनिष्क के समय में हुआ करते थे। बिल्कुल। अब यहां पे ये आपका पूरा हो जाता है कुशाण वंश या विदेशी आक्रमण आपको लेते हैं। और अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट आपका देश होगा और इसी है आप कहेंगे भाई गुप्त साम्राज्य। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आपके इस गुप्त साम्राज्य के बारे में। साथ ही गुप्त साम्राज्य की बात करूं तो टाइम पीरियड है वो 319 से लेकर 550 तक रहेगा। तो गुप्त साम्राज्य का टाइम पीरियड 319 से लेकर 550 तक था। ये जो है भारत का पहला स्वर्णिम युग कहलाता है। तो क्या सोचिए भारत का प्रथम स्वर्णिम युग, याद रखेंगे भारत का पहला स्वर्णिम युग गुप्त साम्राज्य का था। फर्स्ट गोल्डन एरा ऑफ इंडिया की बात करूं तो वो आपका गुप्त साम्राज्य था। बिल्कुल इसलिए अब बात करते हैं इसके बारे में आपके गुप्त साम्राज्य की। तो आपको बताएगा ये गुप्त साम्राज्य के फाउंडर या संस्थापक माने जाते हैं। तो गुप्त साम्राज्य के जो फाउंडर थे या इसके जो संस्थापक थे इनकी मैं बात करता हूं। थोड़ा इसके संस्थापक हुआ करते थे श्रीगुप्त। कौन थे? तो आंसर करेंगे श्रीगुप्त था। भाई श्रीगुप्त की मैं बात करूं श्रीगुप्त जो है इसके द्वारा वंश की नींव रखी। नींव रखने के बाद व्यक्ति बैठा उसने उपाधि दी थी और इसकी उपाधि का नाम महाराजा। इसकी उपाधि का नाम महाराजा। अगर बात करें इस वंश की तो साथी आपको याद रखेंगे इस वंश में कौन कौन से प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ना होगा। तो इस वंश के प्रमुख शासकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रमुख शासकों में सबसे पहला जो नाम हम पढ़ते हैं वो है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद साथी हम इसके बेटे के बारे में पढ़ेंगे। इसके बेटे का नाम था घटोत्कच। घटोत्कच के बाद साथी तीसरा नाम हमें पढ़ना होगा वो है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद साथी हम बात करेंगे समुद्रगुप्त की। अगर बात करें समुद्रगुप्त के बाद तो यहाँ पे हम इसके दो बेटों के बारे में पढ़ेंगे और इसमें एक नाम आएगा रामगुप्त का। इसी का बेटा था रामगुप्त। और रामगुप्त के बाद साथी अगर बात करें तो अगला राजा पढ़ेंगे और वो था चंद्रगुप्त सेकंड। और चंद्रगुप्त के बाद साथी इसके बारे में बात करेंगे उसके बारे में बात करें तो वो होगा आपका कुमारगुप्त।
और इसके बाद लास्ट क्लास हम पढ़ेंगे यहाँ पे सेकंड। तो इन शासकों के बारे में दोस्तों बात करनी है क्योंकि सारे महत्वपूर्ण शासक है। तो पहले तो इन शासकों का नाम आपको बताना चाहिए। इतने शासकों के अंदर जो काम किए हैं उन सारों के बारे में मैं बताऊंगा। एक एक को आपको ध्यान से पढ़ते हुए चलना, एक चीज सोचते हुए चलना। ऐसा सबसे पहले हमने बात कर ली श्रीगुप्त के बारे में। श्रीगुप्त जब बैठा उसने कौन सी बात ली? तो इसने महाराज की उपाधि लेने का काम किया। अब इस बेटे के बारे में बात करेंगे रोहतक के बारे में। भाई याद रखो रोहतक जो बैठा इसने भी उपाधि ली और रोहतक की जो उपाधि थी इसका नाम था महाराजा। तो वैसे बाप और बेटे दोनों के द्वारा एक उपाधि ली जाती है। इसके पिता ने भी महाराजा की उपाधि ली और इसका बेटा बैठा उसने भी महाराजा की उपाधि लेने का काम किया। लेकिन अगर बात करें चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में तो याद रखना चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये कहलाता है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। तो आप बताता है ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो पहले आप आंसर करेंगे वो यही हुआ था। अगर बात करें चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में तो ये वास्तविक संस्थापक रहने के साथ चंद्रगुप्त प्रथम लड़का इसका विवाह से चलेगा और बेटा इसने जो विवाह किया था वो किया था कुमार देवी से। याद रखेंगे ये चंद्रगुप्त प्रथम जो था इसी के द्वारा कुमार देवी से विवाह किया गया। असली कुमार देवी कौन है? तो लिच्छवी राज्य की राजकुमारी थी। ये कौन से राज्य की थी? तो पहले आंसर करेंगे ये लिच्छवी राज्य की राजकुमारी थी और इसी के साथ जो है वो इस चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया। वैसे अगर बात करते हैं इस चंद्रगुप्त के बारे में तो यहाँ पे एक बात आपको याद नहीं होगी। इसलिए गुप्त साम्राज्य जो था इसके अंदर ये चंद्रगुप्त जो है ये पहला शासक था जिसने महाराजा धिराज की उपाधि लेने का काम किया। अब ऐसा अगर बात करते हैं इसके बारे में तो इसकी उपाधि आपको बतानी चाहिए। इसकी उपाधि कौन सी? इसकी उपाधि होती है महाराजा धिराज। कौन सा? महाराजा धिराज का पहला शासक जिसने महाराजा धिराज की उपाधि ली। गुप्त साम्राज्य का प्रथम शासक जिसने महाराजा धिराज की उपाधि ली। इसके बाद याद रखेंगे दोस्तों आप लोग इसके बारे में कि ये जो चंद्रगुप्त था इसके द्वारा 319 के लड़ा गुप्त संवत की शुरुआत की जाती है। तो ऐसा इसने किस चीज की बात करी तो आंसर करेंगे इसी राजा के द्वारा गुप्त संवत की शुरुआत की जाती है। कब करी थी? 319 के अंदर। ऐसा चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसके द्वारा सोने की सिक्की जारी की जाती है। याद रखेंगे कौन सी सिक्की जारी की? तो आंसर करेंगे सोने की सिक्की जारी की। और बेटा ये गुप्त साम्राज्य का पहला शासक था जिसने सोने की सिक्की जारी की। याद रखेंगे गुप्त साम्राज्य का पहला शासक गुप्त साम्राज्य में पहला कौन सा शासक है जिसने ये सिक्की जारी करने का काम किया? तो आंसर करेंगे वो चंद्रगुप्त प्रथम था जिसे इस वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यहाँ की बात करी हुई बताएंगे सारी करके इसे यहाँ की पूरी बातें वो दिमाग के अंदर सेट होती है। सारी करके और देंगे चंद्रगुप्त प्रथम जो दिमाग में सेट हो गया तो हम उस चंद्रगुप्त की बात करेंगे। ये कहलाता है भारत का नेपोलियन और इसे भारत का नेपोलियन किसने कहा था उसके बारे में बात करेंगे। सारी आगे बात करते हैं गुप्त साम्राज्य में एक और महाराजा के बारे में जिसे आप लोग समुद्रगुप्त के नाम से जानते हो। तो अब यहाँ तो हमारी होगी सारी समुद्रगुप्त की होगी। अगर बात करें इस समुद्रगुप्त के बारे में तो सबसे पहले याद रखेंगे आप लोग कि इसे किस नामों से किस उपाधियों से जाना जाता है। और अगर बात करें इसके बारे में तो सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे विक्रमांक। याद रखना इसके बाद विक्रमांक विक्रमांक के बाद आती है दूसरा टाइटल है इसे आप लोग जानते हो कविराज। कविराज और कविराज के बाद आती है आप लोग जानते हो भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन से जाता है। और साथ ही ये पूछा जाता है ये भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो आंसर करेंगे इस व्यक्ति का नाम था वी ए स्मिथ और वी का मतलब है यहाँ पे विजेंट ऑथर स्मिथ। ये विजेंट ऑथर स्मिथ था इसी के द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। अगर बात करें वी ए स्मिथ के बारे में तो इसने किताब लिखी थी। इसी किताब के अंदर इसने भारत का नेपोलियन कहा था और इस किताब का नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो साथ ही किताब का नाम क्या था? तो आंसर करेंगे इस किताब का नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इसी किताब के अंदर इसने भारत का नेपोलियन कहने का काम किया इस समुद्रगुप्त को। अगर बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में तो आप याद रखेंगे इसने जो है समुद्रगुप्त जो है इसने उत्तर भारत के वैसे इसने उत्तर भारत के 9 शासकों को उत्तर भारत के 9 शासक और दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया और इन सबको क्या किया? पराजित किया। विक्रमांक की उपाधि ली। तो भाई इसने 21 राजाओं को हराने के बाद कौन सी उपाधि ली थी? तो आंसर करेंगे इसको हराने के बाद इसने विक्रमांक की उपाधि ली। तो साथ ही बात करना कि इसने उत्तर भारत के 9 राजाओं को और दक्षिण भारत के कुल जो है कितने 12 राजाओं को टोटल जो है इसने 21 राजाओं को हराया और इनको हराने के बाद ही टाइटल ऑफ विक्रमांक इसी के द्वारा विक्रमांक की उपाधि दी जाती है। ऐसा ही अगर बात करें इसके बारे में तो ये जो व्यक्ति था ये एक संगीत प्रेमी हुआ करता था। अगर संगीत प्रेमी था इसीलिए याद रखेंगे आप लोग इसे संगीत प्रेमी शासक कहा जाता है। तो कौन सा शासक आप लोग बोलते हो? तो इस व्यक्ति को संगीत प्रेमी शासक कहा जाता है। और ये संगीत से प्रेम करता था इसीलिए वीणा बजाया करता था इसीलिए इसे वीणा वादक शासक भी बोलते हैं। इसीलिए इस व्यक्ति को क्या कहता है? तो सर ये वीणा से प्रेम करता था और वीणा बजाया करता था और वीणा बजाया करता था इसीलिए इसे वीणा वादक शासक कहा गया। दोस्त आप लोग याद रखेंगे इस समुद्रगुप्त के बारे में कि ये समुद्रगुप्त नाम का जो व्यक्ति था इसके दरबार में एक दरबारी हुआ करता और इसके दरबारी का नाम था तो आंसर करेंगे सर इसके दरबारी का नाम था वैश्य था और इस वैश्य की बात करता हूं तो इसके द्वारा किस चीज की रचना की जाती है? तो आंसर करेंगे इस वैश्य ने प्यार प्रशस्ति दी थी। इसने क्या की थी? तो सर इसने प्यार प्रशस्ति दी थी। प्यार प्रशस्ति इसके बारे में तीन बातें पूछी जाएगी। एक तो पूछा जाएगा ये प्यार प्रशस्ति इससे संबंधित शासक कौन है? तो साथ ही प्यार प्रशस्ति से संबंधित शासक पूछ जाएंगे और संबंधित शासकों में तीन नाम आपको याद रखेंगे। इन तीन नामों में सबसे पहला नाम आता है अशोक। अशोक के बाद दूसरा नाम आता है जहांगीर का और जहांगीर के बाद तीसरा नाम आपको यहाँ याद रखेंगे और तीसरा नाम आता है वो आता है पहले समुद्रगुप्त फिर जहांगीर दूसरा नाम समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के बाद तीसरा नाम आया वो आया था जहांगीर का। अगर ये तीनों के तीनों जो है इस प्यार प्रशस्ति से संबंधित हैं और प्यार प्रशस्ति की बात करूं तो ये प्यार प्रशस्ति में काफी थी। साथ ही आंसर करेंगे प्यार प्रशस्ति जो हमने मिली प्रयागराज से। अगर तो प्रयागराज तो आप इसे आज बोलते हो लेकिन इसका पूरा नाम जो था वो इलाहाबाद था और इलाहाबाद था। तो आपसे प्रश्न पूछेगा ये प्यार प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी? तो आंसर करेंगे सही हरिशचंद्र के द्वारा लिखी गई। प्यार प्रशस्ति जो है सबसे पहले कौसांबी में थी। अगर कौसांबी से इसे जो है अकबर नाम का राजा था इस अकबर ने इलाहाबाद में स्थानांतरित किया था और इलाहाबाद नाम भी अकबर ने देने का काम किया। तो ये प्यार प्रशस्ति के लेखक थे हरिशचंद्र ने। इसके बारे में साथ ही आप लोग याद रखेंगे। अगर बात करें इस राजा के बारे में तो ये जो राजा है आपका इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसी राजा को हम लोग कविराज बोलते हैं क्योंकि ये कविताओं से संबंधित था संगीत प्रेमी हुआ करता था वीणा वादक की शासक हुआ करता था। ये सारी बातें इस समुद्रगुप्त के बारे में याद रखेंगे। साथ ही अगर बात करें समुद्रगुप्त के बारे में तो आप लोग ये याद रखेंगे ये समुद्रगुप्त जो था इसी के द्वारा जो है 2 असम में यज्ञ भी करवाए गए। वैसे इसने कितने समय करवाए थे? तो आंसर करेंगे सब 2 समय करवाए थे और इसके बारे में एक बहुत भिक्षु भी रहा था। याद रखेंगे इसके बारे में कौन सा बहुत भिक्षु रहता था? तो पहले तो आप आंसर कर सकते हो कि वो बहुत भिक्षु था इसका नाम था वसुबंधु। याद रखो तो वसुबंधु नाम का एक बहुत भिखारी है वो इस समुद्रगुप्त के बारे में रहता था। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है यहाँ से जरूर पूछेंगे। बिल्कुल समुद्रगुप्त जाएंगे तीन नाम लगेगा तीन नाम मैंने आपको दर्शकों के लिए बताए थे तो वहां पर भी पढ़ाने का काम करो। तैयार बात करी फिर हम बात करेंगे इस वंश के कोई महाशासक की जिसे आप लोग समुद्रगुप्त के नाम से जानते हैं। पहले यहाँ तक की बातें आप लोग बता दीजिए परफेक्ट है ओके है सही बात। चलिए आगे बात करेंगे समुद्रगुप्त के बाद 2 बेटे हुआ करते थे। समुद्रगुप्त के 2 बेटे थे। 2 बेटों में एक बेटे का नाम था वो क्या था? दूसरा रामगुप्त। एक बेटे का नाम रामगुप्त था और दूसरे का नाम देवी चंद्रगुप्त था। याद रखेंगे इसके 2 बेटे थे इसमें एक का नाम रामगुप्त और दूसरे का नाम देवी चंद्रगुप्त था। इसमें अगर मैं बात करूं रामगुप्त के बारे में तो रामगुप्त के बारे में जो जानकारी मिलती है दोस्तों काफी मिलती है। तो इनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है एरन विलेज काफी के साथ ही सब एरन विलेज जो है उनके बारे में हमें जानकारी देने का काम करता है। ये बात आपको याद रखनी होगी इसके रामगुप्त यहाँ के बेटे का क्वेश्चन आता है सिर्फ समुद्रगुप्त चलेगा ये बात आपको दिमाग में सेट करनी होगी। अब आपको लेकर चलते हैं यहाँ पर सबसे महान शासक की इस वंश का सबसे महान शासक था इसका नाम था चंद्रगुप्त सेकंड। तो अब हम बात करेंगे इस चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में ये काम करती है इस वंश का सबसे महान शासक है। वैसे इस वंश का सबसे महान शासक था वो कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड हुआ करता था। अब इस चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक बार सत्य बता दीजिए यहाँ तक सारी बातें परफेक्ट है और आपको मजा आएगा फिर हम बात करेंगे इस सबसे महान शासक की और चंद्रगुप्त सेकंड की कहानी हम बताएंगे। ये कहता है भारत का पहला विक्रमादित्य पहले विक्रमादित्य के बारे में तो बात करेंगे। चलिए इस वंश का सबसे महान शासक था वो चंद्रगुप्त सेकंड था और अगर बात करें चंद्रगुप्त सेकंड की उपाधि भी आपको बताना चाहिए। इसकी जो उपाधि थी कौन सी थी? तो आंसर करेंगे विक्रमादित्य की थी। विक्रमादित्य इसने विक्रमादित्य की उपाधि कैसे जानकारी थी वो बात करेंगे। याद रखेंगे शक वंश के अंतिम शासक शक वंश के अंतिम शासक रुद्रसेन द्वितीय की हत्या करके
रुद्रसेन द्वितीय की हत्या करके रुद्रसेन द्वितीय की हत्या करके चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि ली। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि ली। तो यह क्या है इस सत्वन सम्राट इस सत्वन सम्राट रुद्रदमन के बारे में बात की थी। अगर जो रुद्रदमन के बारे में आपको बता दूं रुद्रसेन द्वितीय था। इसी रुद्रसेन द्वितीय की हत्या कर दी जाती है चंद्रगुप्त के बाद और यहां पर इसने विक्रमादित्य की उपाधि लेने का काम किया। अब आपसे पूछा जाएगा ये भारत के इतिहास के अंदर कुल कितने लोग विक्रमादित्य हुए? तो आंसर करेंगे भारत के अंदर कुल जो है 14 विक्रमादित्य हुए। 14 इन 14 में आपसे दो पूछेगा, एक तो या तो पहला पूछेगा या आपसे अंतिम पूछेगा। तो अगर आपसे पूछेगा भारत का पहला विक्रमादित्य कौन था? तो आंसर करेंगे चंद्रगुप्त सेकंड था। कौन था वो? तो गुप्त साम्राज्य का सबसे महान शासक चंद्रगुप्त सेकंड वो है और याद रखिए अगर आपसे पूछा है 14वां विक्रमादित्य या आपसे पूछा है भारत का अंतिम विक्रमादित्य। तो भारत का अंतिम विक्रमादित्य तो इसका नाम था, इसे आप लोग हेमचंद्र के नाम से जानते हो। अगर ये हेमचंद्र ही आपका कौन है? तो भाई जब हम पानी का दूसरा युद्ध तो वहां पे पढ़ेंगे हेमू के बारे में। तो हेमू ही जो है वो अंतिम विक्रमादित्य कहलाता है। या तो पहला पूछेगा या 14वां विक्रमादित्य जो हुआ इसका नाम क्या था? तो इसका हेमू नाम हुआ था। ये आपको याद रखना होगा। अगर बात करें इसके बारे में आपके इस चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में तो याद रखिए कि 399 ईस्वी में पहला चीनी भारत आया। 399 ईस्वी में प्रथम चीनी यात्री और पहला चीनी यात्री जो इस व्यक्ति का नाम क्या था? तो आंसर करेंगे पहला चीनी यात्री जो था वो फयान था। पहला चीनी यात्री फयान भारत आया। तो सीधा प्रश्न आएगा ये भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? तो आंसर करेंगे वो फयान था। अब ये फयान जो भारत आया इस फयान के द्वारा पुस्तक ली जाती है। इस फयान ने जो किताब लिखी थी किताब का नाम था फार क्योंकि। याद रखेंगे इसने किताब लिखी थी जिसका नाम था फार क्योंकि। ये फयान जो है कितने वर्षों तक रहा था? तो आंसर करना सही 15 वर्षों तक रहा। याद रखेंगे सही 15 वर्षों तक भारत के अंदर रहा था। तो ये आपको याद रखना होगा। बिल्कुल एक दिन आपको बता देंगे स्टेट पार्ट के अंदर रहेगा प्रमुख वंश और उनके संस्थापक और उनकी राजधानी और उसके बाद निश्चित नाम। चलिए 399 में पहला चीनी यात्री फयान आया जिसने 15 वर्षों तक इसके शासन में रहने का काम किया। तो अगर बात करें इसके बारे में ये भारत का पहला शासक था। ये भारत का पहला शासक था जिसके दरबार में नौरत्न थे। तो जिसके दरबार में नौरत्न हुआ करते थे। जब भी नौरत्न की बात आती है आपके दिमाग में आता है नौरत्न के दरबार में थे। लेकिन बेटा अब दूसरा राजा था पहला शासक जिसके दरबार में नौरत्न थे वो कौन था? तो आंसर करेंगे चंद्रगुप्त सेकंड था। या इसी को आप लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हो। और अगर भारत का दूसरा शासक तो भारत का दूसरा शासक बता और इस अकबर के दरबार में नौरत्न हुआ करते थे। तो ये याद रखना है। अकबर जब मुस्लिम था और चंद्रगुप्त सेकंड जो है मुमताज के दरबार में नौरत्न हुआ करते थे। साथ ही अब जहां पर नौरत्न की बात आती है इसी से मिलता जुलता पॉइंट आपको मिलता है। और यहां पे बात की 8 लोगों की 8 लोगों की बात होती है इसे आप बोलते हो अष्टप्रधान। तो आपसे एक बात पूछता है ये अष्टप्रधान जो किस शासक के दरबार में थे? तो आंसर करना कि अष्टप्रधान हुआ करते थे वो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय थे। याद रखिए 1627 में जन्मने वाले शिवाजी महाराज जिन्होंने छत्रपति की उपाधि ली थी। शिवाजी महाराज जो है इनके दरबार में अष्टप्रधान हुआ करते थे। याद रखिए बेटा इस अष्टप्रधान से 8 लोगों से मिलता जुलता एक और ग्रुप है जिसे आप लोग अष्टदिग्गज बोलते हो। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार में थे? तो पहले आंसर करना अष्टदिग्गज जो है कृष्ण देव राय के दरबार में थे। अष्टदिग्गज किसमें थे? तो कृष्ण देव राय के दरबार में थे। और इन 8 लोगों से मिलता जुलता एक और ग्रुप का जिसे आप लोग अष्टथाप बोलते हो। तो क्या बोलते हैं अष्टथाप बोलते हो। ये अष्टथाप जो है किस शासक के समय थे? तो आंसर आना चाहिए अष्टथाप हुआ करते थे। ये हुआ करते थे जहांगीर के दरबार में। तो ये आपका थोड़ा सा मिलेगा पॉइंट मिलेगा जहां पर नवरत्न और आपके अष्टप्रधान अष्टदिग्गज का सक्रिय होता है। तो ये आपको कुछ व्यक्तियों के नाम अलग से याद रखने होंगे ताकि वो आपसे गुमान पूछे। तो सब हिस्ट्री में ये याद नहीं होता। हिस्ट्री में ये याद करना ही नहीं है। हिस्ट्री में वो चीजें बोर्ड पे छापा उसमें मैं बताता हूं वही याद करनी है और बाकी टीवी से उठा के देंगे आपको पता चलेगा संगीत में पूछते हैं कुछ ऐतिहासिक युद्ध है चाहे वो पानीपत की हो चाहे टाइम की हो चाहे क्लासिक की हो चाहे की हो इनके आपके प्रॉपर्टी पूछता है बाकी कोई आपसे डेट्स नहीं पूछता इन राजाओं के बारे में पूछता है राजेश आपको यहां पे इनके याद नहीं करने। चलिए अब बात करें इस व्यक्ति के बारे में और मैंने आपको जैसे बताया कि इसके बारे में नौरत्न थे। नौरत्न की बात आई बेटा नौरत्न के नौ लोग हैं। नौ लोगों में सबसे पहला नाम आता है अमर सिंह का। सबसे पहला नाम आता है पहले आंसर करेंगे पहला व्यक्ति था इसका नाम अमर सिंह हुआ था। ये आपको याद रखना है। साथ ही अमर सिंह के बाद दूसरा नाम आता है हरिशेन का। सबसे पहला तो कौन था? तो आंसर करेंगे अमर सिंह का। अमर सिंह के बाद हरिशेन है और हरिशेन के बाद तीसरा नाम आता है कालिदास का। कालिदास के बाद यहां पे चौथा नाम आप लोग याद रखेंगे धनवंतरी का। इसका चौथा व्यक्ति था इसका नाम धनवंतरी हुआ था। धनवंतरी के बाद अगर बात करें पांचवां नाम याद रखेंगे आप लोग विताल। विताल के बाद छठा नाम आप लोग याद रखेंगे शंकु का। शंकु के बाद आप लोग सातवां नाम याद रखेंगे इसका याद रखेंगे सातवां नाम आता है उसका है सर यहां पर सबसे पहला अमर सिंह था। अमर सिंह के बाद हरिशेन था। हरिशेन के बाद कालिदास धनवंतरी धनवंतरी के बाद तो अगर बात करें यहां पे हमने नाम लिखा विताल शंकु और शंकर। अब इसके अंदर आपके जो है दो नाम रहे इन दोनों की बात करूं तो पहले इसके अंदर एक नाम आता है आपका वरुचि का। याद रखिए आठवां व्यक्ति था जो उसका नाम था वरुचि। पहले यहां पे नौ नाम जो है वो आप लोग याद रखेंगे वह है तो सर ये 8 लोग जो हैं वो इस राजा के दरबार में 9 लोग जो ये राजा के दरबार में नौरत्न हुआ करते थे। इन्हीं लोगों के बारे में एक बात करनी है। तो पहले सबसे पहले हम बात करते हैं अमर सिंह के बारे में। अमर सिंह कौन था? तो ये अमर सिंह ये महान कवि थे। अमर सिंह क्या था? तो सर ये गुप्त साम्राज्य का एक बहुत ही बड़ा कवि हुआ करता था। महान कवि के साथ साथ ये शब्द कोश भी थे। तो ये एक शब्द कोश थे। तो अगर बात करें इस अमर सिंह के बारे में तो याद रखना अमर सिंह ने पुस्तक लिखने का काम किया। इसकी पुस्तक का नाम था अमरकोश। याद रखिए इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? सर अमरकोश की गई। अमरकोश जो है ये डिक्शनरी थी। ये एक शब्दावली हुआ करती थी जो संस्कृत भाषा की शब्दावली हुआ करती थी। तो ये बात आपको इसके बारे में याद रखनी है। हरिशेन की बात आती है तो याद रखिए हरिशेन जो है वो क्या थे? तो सर हरिशेन भी एक महान कवि थे। तो इस महान कवि ने जो है वो किसकी रचना की थी? तो आंसर करेंगे इसी के द्वारा प्यार प्रशस्ति दी जाती है। इसने क्या तो आंसर करेंगे इसी के द्वारा प्यार प्रशस्ति दी जाती है। अब जैसे यहां पर नाम आया कालिदास। कालिदास की तो बात करते हैं याद रखेंगे सही से बोलते हैं भारत का शेक्सपियर। तो कालिदास जो है क्या कहता है? तो आंसर करेंगे सही से भारत का शेक्सपियर कहता है। शेक्सपियर ऑफ इंडिया जो है वो कहते हैं कालिदास है। कालिदास ने एक नहीं दो नहीं 7 किताबें लिखी थी। सातों एग्जाम में पूछा जाती है। अभी रचनाएं और इनके नाम की बात आती है सबसे पहली किताब आप लिखिए। सबसे पहली किताब है इनकी अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम। इनकी दूसरी किताब जो है वो भी आप लोग याद रखिए बोलते हैं रघुवंशम। तीसरी किताब है मेघदूतम। इनकी चौथी किताब जो है इसका नाम है मालिका अग्निमित्रम और ये मालिका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी है। मालिका अग्निमित्रम। इनकी अगली किताब का नाम है विक्रमवंशियम। विक्रमवंशियम। इनकी अगली किताब का नाम है कुमार संभवम। और साथ ही इसके बाद की किताब का नाम आता है कौन सी? विज्ञान संकुलम रघुवंशम विक्रमवंशियम मालिका अग्निमित्रम कुमार संभवम ऋतु सारम। अगली किताब होती है ऋतु सारम। तो ये सारी किताबें इसके बाद तो आंसर करने से सारी किताबें कालिदास के द्वारा लिखने का काम किया। सातों किताबें दोस्तों आपको यहां पे याद रहेंगी। स्टेटिक भी करोगे यहां पे किताबें भी करोगे एक बार बताएंगे यहां की बातें सारी हुई। फिर धनवंतरी के बारे में बात करेंगे और फिर विताल विक्रम विताल की कहानी आप लोग पढ़ते हो। इस विताल के बारे में थोड़ी बात करेंगे। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको यहां पे याद रखनी होगी। चलिए बात करते हैं धनवंतरी। सर धनवंतरी कौन है? धनवंतरी जो है वो गुप्त साम्राज्य में गुप्त वंश में एक महान चिकित्सक थे। याद रखना कि सर धनवंतरी जो है वो क्या थे? सर वो बहुत ही बड़े महान चिकित्सक हुआ करते थे। विताल विताल की बात करें विताल जो है वो एक महान जादूगर थे। और यहीं पे आपको कहानी पढ़ती है विक्रम और विताल की कहानियां। वही विक्रम और विताल की जो कहानियां जो शुरू करता था टीवी पे वो इसी के ऊपर बनी हुई थी। और विक्रम और विताल की कहानियां जो है वो इस काल के अंदर थी। अगर बात करें शंकु के बारे में तो शंकु किस समय में क्या थे? तो आंसर करेंगे शंकु जो है वो इस राजा के समय में एक बहुत ही बड़े जो है वास्तुकार हुए। तो ये एक बहुत बड़े वास्तुकार थे। तो ये वास्तुकार हुआ करते थे शंकु। अब बात करते हैं शपथ की। तो शपथ जो है उसके बारे में एक बहुत बड़े जो है ज्योतिष हुआ करते थे जो भाई हाथी के लिए भविष्य का काम करते थे। तो वो इसके बारे में एक ज्योतिष हुआ करते थे। अब दो नाम यहां पे एक वरुचि का साथी और दूसरा नाम यहां पे वराहमिका। इसमें ये वरुचि कौन था? तो सर ये संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था। वरुचि नहीं क्या थे? तो ये संस्कृत के विद्वान थे। तो ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे जो राजा के समय में थे। साथ ही वराहमिका की बात करें तो आप लोग बताएंगे कि वराहमिका कौन था? आप लोग कहेंगे वराहमिका जिसने पंचसिद्धांतिका और अनुसिद्धांत जैसी किताबें लिखने का काम किया वो व्यक्ति कौन थे? इसके बारे में क्या हुआ करते थे? धनवंतरी। राइट आप लोग धनवंतरी जो है वो आप लोग वराहमिका के बारे में बताएंगे वराहमिका कौन था? नोट करेंगे आप लोग सामने और बताएंगे इस वराहमिका के बारे में। तो वराहमिका जो साथी वो कौन थे? तो सर ये जो है ये एक महान विद्वान और खगोलशास्त्री थे। तो ये एक महान विद्वान और खगोलशास्त्री थे और इनकी बात करें पुस्तकों की तो इनकी किताब का नाम है पंचसिद्धांतिका।
तो ये आपको याद रखने की ये इसके समय में 9 लोग थे जो इसके नौकर वर्ग थे। ये 9 के 9 आपको साथी याद रखने की यहाँ से जरूर क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा साथी यहाँ से जरूर आपको होना चाहिए। अब बात करते हैं इस सेकंड के बारे में याद रखेंगे इसके समय में हिंदू धर्म का सर्वाधिक विकास हुआ। हिंदू धर्म का सर्वाधिक विकास। दूसरा याद रखेंगे सर वेदों को इस काल में लिपिबद्ध किया गया। वेदों को इस काल में लिपिबद्ध किया गया। अगर बात करें इस काल के अंदर हिंदुओं का पहला मंदिर बनाया गया। हिंदुओं का पहला मंदिर, तो हिंदुओं का जो पहला मंदिर है इस मंदिर का नाम है दशावतार मंदिर। तो हिंदुओं का जो सबसे पहला मंदिर है तो इस मंदिर का नाम क्या था, तो हिंदुओं का जो सबसे पहला मंदिर है वो है दशावतार मंदिर। अच्छा अगर बात करूं इस दशावतार मंदिर के बारे में तो यहाँ पे है तो सर ये पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर तो ये पड़ता है झांसी वाली एरिया के अंदर। याद रखेंगे सर हिंदुओं का जो पहला मंदिर है इसका नाम है दशावतार मंदिर। तो ये दशावतार मंदिर है उत्तर प्रदेश के झांसी के अंदर देविया, देविया के अंदर ही दशावतार मंदिर है ये बनाया गया था, ये आपको याद रखना होगा। आगे बात करेंगे इसी के बारे में साथी। राम की पुस्तक दिखाई तो है ये राम की पुस्तक का नाम है पंचतंत्र का। इनकी दूसरी किताब है तो दूसरी लिस्ट वेद संहिता। आगे भी मैं टॉपिक को किताबें से कहूंगा आपको। इन लोगों की सारी किताबें जो है आपको से जमीन के इतिहास के स्रोत मालूम है तो वेद संहिता पंचतंत्र का। ये बात सारी इसके बारे में आपको याद रखना होगा कि हिंदुओं का पहला मंदिर दशावतार मंदिर किसने बनाया। साथी अब हम बात करते हैं इसके एक और महान राजा के बारे में। साथी अब जिस राजा के बारे में चर्चा करेंगे इस राजा का नाम है वो है कुमारगुप्त। अब जिस राजा के बारे में साथी हम बात करेंगे इस राजा का नाम है वो है कुमारगुप्त है। यहाँ कुमारगुप्त की सारी कहानी हम बात करेंगे। पहली बात कुमारगुप्त के बारे में याद रखेंगे इसकी उपाधि। तो कुमारगुप्त गद्दी पर बैठा था, इसने उपाधि ली थी महेंद्र आदित्य की। याद रखना कुमारगुप्त के राजा महेंद्र आदित्य की उपाधि यहाँ पर ली जाती है। सभी बताएंगे कुमारगुप्त की बात करते हैं। कुमारगुप्त लड़ाई की उपाधि का नाम है महेंद्र आदित्य। भाई कुमारगुप्त से भी बनाया गया इससे बात की जाएगी। सर इस व्यक्ति ने 413 के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय की निर्मित किया। सर इस व्यक्ति ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय तो ये बात आपको मिलेगी नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस राजा ने करवाया था, तो आंसर करेंगे सर वो करवाया था इस राजा ने। तो ये कहां पर बनाया गया था, तो आंसर करेंगे इसका निर्माण जब नालंदा में हुआ था। तो नालंदा कहां पे है, तो सर ये पता है बिहार के अंदर। साथी नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं याद रखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय में किस धर्म का अध्ययन करवाया जाता है, तो आंसर करेंगे यहां बौद्ध धर्म का अध्ययन करवाया जाता है। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म की जो है पढ़ाई करवाई जाती है। तो अगर बात करें इस नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में तो ये बात याद रखना कि सर ये नालंदा विश्वविद्यालय है इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। तो इसको एक नाम से जाना गया, इसे बोलते हो ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बुद्ध। वैसे याद रखेंगे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बुद्ध के नाम से जाना जाता है, तो सर नालंदा विश्वविद्यालय को जाना जाता है। वैसे नालंदा विश्वविद्यालय की मैं बात करता हूं तो आपको ये भी याद रखना होगा कि सर नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर कुछ इंजीनियर आई थी और इंजीनियर में तो एक नाम आता है फयान का जो बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए था। दूसरा जो याद रखेंगे हयन वो भी नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर पाठ करने के लिए पढ़ाई करने के लिए था। साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय इसके अंदर आपको आगे चली थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो आगे आई थी वो बख्तियार खिलजी आई थी। वैसे याद रखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाने वाले व्यक्ति का नाम था बख्तियार खिलजी। अब इसके अंदर जो आग लगी थी इसके अंदर याद रखेंगे कि ये आग इतनी भयंकर थी इसमें हिंदुओं के ग्रंथ जो है सारी जला दिए और लगातार 6 महीने तक यहाँ पे आग जो है ये जलती रहती। इतने ज्यादा हिंदुओं के जो है इसके अंदर ग्रंथ जलना शुरू हो गए थे। ये बात तो आपको यहाँ पे याद रखनी होगी। ये बहुत बात है नालंदा विश्वविद्यालय की नहीं थी, तो आंसर करेंगे कुमारगुप्त ने आपसे पूछा जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर आग किसने लगाई थी, तो आंसर करेंगे बख्तियार खिलजी ने। आगे तो हम पढ़ेंगे आपको बख्तियार खिलजी के बारे में बताऊंगा कि बख्तियार खिलजी कौन था, तो मोहम्मद गोरी के साथ बात है और ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था, वो आगे बढ़ेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो आपको ये भी याद रखना होगा वर्तमान भारत की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी। तो वैसे वर्तमान भारत की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय याद रखेंगे वर्तमान भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा, तो नालंदा विश्वविद्यालय। बेटा सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी तब आंसर करेंगे तक्षशिला। लेकिन भारत की बात करूं तो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। आजादी के बाद ये जो आपका तक्षशिला वाला एरिया पाकिस्तान की हिस्सा और नालंदा एरिया में बिहार के अंदर भारत के अंदर यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी मानी जाती है वो नालंदा ही है। याद रखेंगे ये भारत की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी है नालंदा विश्वविद्यालय। इसके बारे में आपको याद रखना होगा। और यहाँ पे स्मारक का भी देखा गया और अब स्मारक के बेटे से मिलते हैं और स्मारक का बेटा था इसी का नाम बेटा सरंगुप्त। और अब हम करेंगे सरंगुप्त की कहानी, किसकी कहानी करेंगे, सरंगुप्त की कहानी हम करेंगे। वैसे अब बात कर लेते हैं सरंगुप्त के बारे में और ये इसके अंदर आखिरी राजा मानेंगे हम लोग। सरंगुप्त के बाद हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो हमने अगला अध्याय छोड़ना होगा तो कल की क्लास में शुरू करेंगे। सरंगुप्त के बारे में याद रखना इसके समय में हुआ का आक्रमण हुआ। इसके समय में किसका आक्रमण हुआ, तो हम करेंगे हुआ ने सबसे पहली बार आक्रमण किया था वो इस राजा के समय में किया था। और सरंगुप्त जो है इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था या सुदर्शन झील का दोबारा जीर्णोद्धार। तो वैसे याद रखना वो कौन थे, तो सर उस व्यक्ति का नाम था सरंगुप्त। अगर जो इस सुदर्शन झील के बारे में पहले भी पढ़ा था कि सर ये झील जो है गिरनार पर्वत पर स्थित है। कहां स्थित है, तो गिरनार पर्वत कहां पे, तो सर ये गुजरात के अंदर है, सौराष्ट्र के अंदर। तो ये आपको सरंगुप्त के बारे में याद है और ये यहां से पूछा जाता है। ठीक है सर यहाँ पर वैसे आपका गुप्त साम्राज्य का पूरा अध्याय कंप्लीट हो गया। अब कल हमारी क्लास होगी नेक्स्ट भी हमारी क्लास होगी तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के इतिहास के स्रोत। बस एक छोटा सा पार्ट आएगा गुप्त साम्राज्य के स्रोत हमारे साथी और नेक्स्ट क्लास होगी इसके अंदर हम गुप्त साम्राज्य के पढ़ेंगे स्रोत पढ़ेंगे जो गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी देगा। और इसके अंदर हम दो प्रकार के स्रोत कवर करने हैं। एक हम आपको पढ़ाएंगे साहित्यिक स्रोत साथी, एक हम कवर करेंगे लिटरेरी सोर्सेज और दूसरे हम कवर करेंगे तो वो होंगे आपके पुरातात्विक स्रोत। वैसे यहाँ पे ये दो स्रोत आपके जाते हैं ये हम कवर करने हैं। और इसके बाद गुप्त साम्राज्य का लास्ट एंशिएंट टॉपिक हमारा होगा जिसे आप लोग बोलते हो गुप्त काल के बारे में, तो वो हम लोग कवर करने हैं। चलिए आज की क्लास इतना ही। अच्छे से नोट बनाइए, नोट करिए। अगर किसी प्रकार की क्वेश्चन होती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास इतना ही, कल फिर बात होगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।